हाय वेलकम बैक इन दिस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ संयम, जिसमें हम लोग क्लास 11th का सिलेबस कवर कर रहे हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो इसमें आपसे एक आग्रह और कि आप लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो जितना भी असाइनमेंट्स टेस्ट वगैरह है वो एक ही फोल्डर में मैंने अटैच कर दिया है। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द पीडीएफ और उसको आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। पिछले सेशन में, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशंस, और रिलेशंस में हमने ये सीखा था कि दो सेट्स के ऊपर रिलेशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो तो मेन रहेगा फंक्शन, लेकिन डेफिनेशन तक ही। टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए रिलेशंस के ऊपर बेस्ड। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द फंक्शन। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। तो आपको कल लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि रिलेशन को पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके रोस्टर फॉर्म में, तभी उसके डोमेन्स एंड रेंज इजीली निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है 1, इस रिलेशन को आप लिखोगे रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें देखिए क्या है, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जिसमें a की वैल्यू है लेस देन 5 और b इज इक्वल टू 4 है। तो आपको करना क्या होगा, a की वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 और b की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। तो क्या लिखा जाएगा, 1, 4, देन 2, 4, देन 3, 4, एक दूसरा ऑर्डर पेयर, एंड देन 4, 4। और इससे हमने रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। इसमें और चीज़ फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन इसका क्या होगा, जो भी इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनके फर्स्ट कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर लोगे। तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया 1 2 3 या 4, 2 मैं रख देता हूँ। और अगर रेंज निकालना होगा तो इस रिलेशन के अंदर जो भी सेकेंड ऑर्डर पेयर आया है तो वो तो फिक्स है, दैट इज 4। तो इस तरीके से हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट पे इसके। तो जो सेट है S, इसको डिफाइन किया गया है a, b ऑर्डर पेयर जिसमें b की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 1 हो, जिसमें a की वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए और मॉड्यूलस ऑफ a की वैल्यू इज लेस देन 3 है। तो हमें यहाँ पे पहले इस कंडीशन को ध्यान से समझना होगा, इसका मतलब क्या है। तो गिवन क्या है कि मॉड a इज लेस देन और इक्वल टू 3 और a की वैल्यू इंटीजर्स होनी चाहिए। तो आप कल्पना कीजिए कि a की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू लेंगे जिसको इसके अंदर रखने के बाद भी उसका मैग्नीट्यूड 3 से कम आए। तो अगर मैं a की वैल्यू लेता हूँ -3, तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर आ जाएगा और 3 के बराबर यहाँ अलाउड है, तो हम ये ले सकते हैं। अगर मैं -2 लूँगा तब भी काम होगा, -1 या फिर 0, 1 2 एंड 3। तो इतनी ये 7 संख्याएं हैं जिनको यहाँ पे इस मॉडुलस ऑफ a लेस देन 3 के लिए लिया जा सकता है। अब यहाँ ऑर्डर पेयर डिफाइन जिसमें पहला एलिमेंट a है और दूसरा एलिमेंट b है, और b की वैल्यू उस a माइनस 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अगर हम b की वैल्यू, a की वैल्यू को -3 लेते हैं, इफ़ आई टेक a इज इक्वल टू -3, हो जाएगा -3 माइनस 1 का मॉड और इससे वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसी कैलकुलेशंस के आधार पे हमें इनका ऑर्डर पेयर लिखना होगा। तो लिखते हैं, यहाँ मिल जाएगा क्या, -3, 4। अब मैं लूँगा -2, तो -2 माइनस 1 हो जाएगा -3, तो -2 के साथ हो जाएगा +3, बिकॉज ये तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। फिर -1 लिखा जाएगा, सो -1 माइनस 1 हो जाएगा -2, तो -1 के साथ हो जाएगा 2। देन अगला नंबर होगा 0, और 0 माइनस 1 इज -1, बट उसका मैग्नीट्यूड फिर से 1। देन 1 के साथ उसका पेयर बनेगा 0 के साथ,
एंड देन 2 के साथ बनेगा 1 एंड 3 के साथ बन जाएगा 2। तो ये पूरा हो गया आपका रिलेशन डिफाइंड रोस्टर फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इसका लिखना है डोमेन एंड रेंज। जस्ट राइट इट। तो इसका डोमेन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये सारे एलिमेंट्स। और रेंज में जो वैल्यूज आएंगी वो आपको लिखनी है इसके सेकेंड एलिमेंट्स को कलेक्ट करके। तो ये है 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2। सो वी कैन राइट 4, 3, 2, 1 एंड 0, बिकॉज फिर से आप 1, 2 रिपीट नहीं करोगे। तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज। तो इस तरीके से हमने इस रिलेशन के डोमेन रेंज को सीखा था, जिसको हमने रिवाइज किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है रिलेशन x, y, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ y की वैल्यू 2x - 4 है। और इसने कहा है कि इफ़ a, -2 एंड 4, b स्क्वायर आर इन R, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब इसका मतलब क्या है? हालांकि ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये दोनों जो PDF का लिंक मैंने दिया है उसी में है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन। तो पहले हम ये देखते हैं कि a, 2 बिलोंग्स टू a, -2 R इन R का मतलब है कि ये R में है। तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये इस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इसका सीधा सा संबंध क्या है, ये जो दूसरा एलिमेंट है y, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -2, और जो पहला एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का x, उसकी जगह लिख सकते हैं a। इस रिलेशन को ऑब्जर्व करते हुए तो यहाँ लिखा जाएगा a -4, और यहाँ से आपको सीधे मिल जाएगा क्या, -2 = 2a - 4, और जिससे आप फिर से कैलकुलेट कर लोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1। यस। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। कहा गया 4, b स्क्वायर R इन R। सो 4, b स्क्वायर भी अगर ये R में है तो इसका संबंध कैसे स्थापित होगा? फिर से y की जगह रखना होगा b स्क्वायर एंड x की जगह रखना होगा 4। तो y की जगह रखते हैं b स्क्वायर को, तो यू विल गेट b स्क्वायर एंड देन 2 टाइम्स 4 - 4, जिससे b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 8 - 4, दैट इज 4। इससे b की वैल्यू मिल जाएगी 2। इनफैक्ट यहाँ पे चूंकि x और y इंटीजर्स हैं और a और b चूंकि इस इंटीजर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो b की वैल्यू भी और a की वैल्यू भी इंटीजर ही ली जाएगी। तो इसमें b की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, क्योंकि b स्क्वायर अगर 4 होगा तो b की वैल्यू आप प्लस और -2 भी ले सकते हो। तो ये है ऐसा क्वेश्चन जहां ऑर्डर पेयर गिवन हो और रिलेशन के आधार पे हमें उन ऑर्डर पेयर्स के मिसिंग कंपोनेंट्स को ढूंढना होता है। अब आई थिंक एक और क्वेश्चन है, यस, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्चुअली हमें इनवर्स रिलेशन के बारे में समझना है एंड देन उसके आधार पे क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो देखते हैं। इसमें कहा क्या गया है, R be a relation from set A to B, then inverse relation is a set B to A denoted by R inverse। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन होता क्या है। तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लिए इस सेट A में ABC की तरह, और यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3 इस सेट B में, और हमने इसकी रिलेशन को कंस्ट्रक्ट किया, इसके रिलेशन को लाइक दिस। तो जब R को लिखोगे तो R में लिखोगे क्या आप, A, 1, बिकॉज R जो डिफाइन किया गया है वो है A to B। तो R के अंदर आएगा A, 1, B, 2 एंड C, 3। लेकिन अगर R इनवर्स लिख दिया जाए तो R इनवर्स का डेफिनेशन हो जाएगा B to A। लेकिन ये जो पहला रिलेशन था उसी रिलेशन को आपको रिवर्स करके लिखना होगा। R इनवर्स दूसरा रिलेशन नहीं है, इसी रिलेशन का ओपोजिट रिलेशन है। तो R इनवर्स को क्या लिखिएगा,
1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। आई थिंक यहाँ ओवरलैप हो गया होगा, एनीवेज तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो ये हो गया आर इनवर्स। ऑलराइट, तो इसी के आधार पे हमसे यहाँ पूछा गया है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए आर इनवर्स में होगा कि नहीं। क्या ये सत्य है? ऑफ कोर्स, जो हमने देख लिया यहाँ पे कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में होगा तो उसका ओपोजिट या फिर रिवर्स ऑर्डर पेयर उस आर इनवर्स में होगा। सो दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अब अगले पार्ट पे इसको देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले पार्ट में इसने पूछा है डोमेन ऑफ आर इज रेंज ऑफ आर इनवर्स। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम इस आर का डोमेन निकालेंगे तो मिलेगा क्या, ए बी और सी। अब जरा आर इनवर्स का रेंज निकालिए तो ये मिल जाएगा ए बी एंड सी। तो ये भी ट्रू है, डोमेन ऑफ आर जो होता है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के बराबर होता है, और रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स एग्जैक्टली ट्रू। सो ये तीनों के तीनों ट्रू हैं। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। इफ फॉर टू सेट्स ए एंड बी रिलेशन आर गिवन ए टू बी इज डिफाइंड एज दिस, तो हमें इसके लिए आर इनवर्स निकालना है। सो इजी, आप लोग अब समझ चुके हो इसको कैसे फाइंड करना है। तो चौथे पार्ट में आपको क्या लिखना है, इसका केवल लिख देना है आर इनवर्स। सो आर इनवर्स में आपको क्या कर देना है, ऑर्डर पेयर्स को केवल रिवर्स कर देना है, उनके कॉम्पोनेंट्स को। तो हो जाएगा क्या, y कॉमा एक्स, देन b कॉमा a एंड देन फाइनली 2 कॉमा 1 एंड यू विल गेट द आर इनवर्स इमीडिएटली। तो ये मिल गया फोर्थ। अब फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। यस, तो सेट ए हमारे पास गिवन है ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आर बी रिलेशन डिफाइंड बाय x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू a से और y की वैल्यू भी a से। तो हमें पहले r को लिखना है रोस्टर फॉर्म में एंड देन निकालना है r इनवर्स। तो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग कैलकुलेशन होने जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, x की वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो आप वो y ढूंढेंगे जिसके साथ ये संबंध स्थापित कर सके। तो अगर आप x की जगह पे 1 डालोगे तो क्या ये y ऐसा मिलेगा जो इसी के अंदर आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि x की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 और y की वैल्यू हो जाएगी 9/2 और 9/2 इसके अंदर नहीं है। तो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू चूज़ करता हूँ 1, सो y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1/2, जिससे कि ये हो जाएगा 9/2। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, नॉट दिस। जो हमारे पास रिलेशन दे रखा है उसके लिए वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस x/2। तो हम x की वैल्यू उठा के रखते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं। तो ये तो बेचारा 1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। ध्यान रहे कि 2 से डिविजिबल होगा तभी काम करेगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब x की वैल्यू को हम इवन रख पाएंगे, बिकॉज 10 एक इवन नंबर है और इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट होगा तभी वो इवन आएगा न्यूमरेटर में, और वो तभी जाके 2 से डिविजिबल हो पाएगा। तो इसके लिए x की वैल्यू हम इवन रखते हैं, दैट इज 2 सेलेक्ट करते हैं, 4 6 8 एंड 10। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 वी गेट 10 minus 2 is 8/2, that is 4. So we are getting 2,4 as the first order pair. Now x की जगह पे हम 4 रखेंगे तो मिल जाएगा 10 minus 4, that is 6/2, that is 3. तो ये हो गया 4,3. Then अगर 6 रखते हैं तो we will get 10 minus 4, 10 minus 6, that is 3, 6/2, that is 3, 6,3. और यहाँ पे I think मैंने गलती नहीं, 2 होगा यहाँ पे। ओके, 10 minus 6 is 4/2, that is 2। और x की जगह पे अगर मैं 8 रखता हूँ तो ये हो जाएगा आई थिंक 8,1 एंड फाइनली ये हो जाएगा 10,0। यस, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेट तैयार। और जैसे ही हमने ये सेट तैयार कर लिया, अब इसका इन्वर्स लिखने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हमें केवल क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देना है। यू नो द आइडिया। सो हो जाएगा 4,2, 3,4, 2,6
1,8 and finally 10,10 and that is our R inverse. ऑलराइट, तो ये 3 क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने थे रिलेशन से. अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज़ फंक्शन. सो इस फंक्शन में मैंने लास्ट सेशन में थोड़ा सा हिंट भी दिया था. तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है पहले ये समझ लेते हैं. तो फंक्शन को डिफाइन किया गया है, मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ. रिलेशन, एक रिलेशन को मैंने नाम दिया f से, और वो रिलेशन f सच दैट, मान लेता हूँ x to y, such that no two elements of y no two elements of y, capital Y, are associated to one element of x. तो x के एक एलिमेंट के साथ y के 2 एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं होना चाहिए. मतलब ये ऐसा कि अगर मैं ऐसा कोई एरो डायग्राम बनाता हूँ तो उस केस में अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 एंड देन A B C, तो इस केस में ये 1 से A का रिलेशन एंड 1 से B का रिलेशन अलाउड नहीं है, दिस इज इलीगल. और इस केस में ये हो जाएगा नॉट अ फंक्शन. तो इसको अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में बोलूं तो इसका मतलब क्या है, ये आपने सीखा था कि इसको हम कहते हैं प्री इमेज का सेट, इमेज का सेट, और इसे कहा जाता है प्री इमेज का सेट. तो अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है ये कि एक प्री इमेज के साथ 2 इमेज का संबंध नहीं होना चाहिए. सो हम ऐसे लिखेंगे, 1 pre-image should not have 2 images associated. बस इतना ही. अगर एक प्री इमेज के साथ 2 इमेज का एसोसिएशन हो जाएगा तो उस केस में वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा. अब आते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट बातों पे. आपको बस ध्यान ये चीज़ रखनी है नोट के अंदर. सबसे पहला नोट तो ये, कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको ये आपको ध्यान में रखना है. अगर ऐसे लिखा गया हो f such that x to y, not small y, that should be the capital Y, तो उस केस में हमें इसे कहना पड़ेगा डोमेन और इसे कहना पड़ेगा कोडोमेन. ध्यान रहे, अब यहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. रिलेशन के अंदर जब तक आप रिलेशन नहीं फाइंड कर लेते हो तब तक उसका डोमेन डिसाइड नहीं होता है. लेकिन फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन डिफाइन करके दे रखा होगा तो अगर ऐसे मैपिंग करके दिया हो कि फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो जो पहला x का होगा सेट, उस सेट को हम उसका डोमेन मानेंगे और y को उसका कोडोमेन मानेंगे. ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो फंक्शन डिफाइन होता है उसके लिए एक तरीका होता है लिखने का. वो क्या है, अगर हम ऐसे कहें इफ x, y बिलोंग्स टू f. अब यहाँ पे f क्या है भाई, ये फंक्शन है. पहले तो ये क्या है, रिलेशन है, और रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें फंक्शन होने की क्राइटेरिया मौजूद है. तो अगर एक प्री इमेज के पास 2 इमेजेस इसके पास नहीं है तो ये फंक्शन है. और उस फंक्शन के पास अगर ऐसा कोई एलिमेंट है तो हम उसको लिखेंगे कैसे, y इज इक्वल टू fx. इसको लिखने का क्या तरीका है, y इज इक्वल टू fx, अगर x, y f के अंदर है तो. अब आते हैं इस y इज इक्वल टू fx में हमें क्या समझना पड़ेगा कि इस x को कहा जाता है प्री इमेज, आपको पता है, और इसे कहा जाता है इमेज, आपको पता है. इन दोनों को इमेज एंड प्री इमेज को अलग तरीके से भी कहा जा सकता है, क्योंकि y की वैल्यू चेंज होगी x के आधार पे. जिसमें हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू बदलती जाएगी, इसलिए y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. और जिसके
अनुसार ये चेंज होगी उसे कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑलराइट, तो ये तो हो गई फंक्शन के नोटेशंस और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना मेरा कर्तव्य था। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है कि अगर मैं डोमेन को डिफाइन करूं तो डोमेन क्या होगा भाई? तो ये डोमेन होगा द सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड। तो आज की क्लास के लिए आपको केवल इस चीज़ को इग्नोर कर देना है, क्योंकि इसको मैं विस्तार से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हर एक फंक्शन अपने अपने आधार पे डिफाइन होता है। तो आपको यहाँ पे केवल इतना ही समझना है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास f दे रखा हो x to y अगर पहले से डिफाइन, तो इस सेट को कहा जाता है डोमेन और इसे कहा जाता है कोडोमेन। तो कोडोमेन तो मैंने आपको एग्जैक्टली उस समय रिलेशन के समय में बताया था। अब देखते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? अब इस x वैल्यू पे जो जो y की वैल्यूज आती हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यूज फ्रॉम y एसोसिएटेड with x by y is equal to fx। ये सारे जो डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ हो सकता है आपको डर लगे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये समझना है कि अगर रेंज फाइंड करना होगा तो रेंज फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि जो जो आप x फंक्शन के अंदर डाल रहे हो तो उस पे y की जो जो वैल्यूज़ मिलेंगी उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। लेकिन वो आप इकट्ठा कहाँ से करोगे? y के सेट से, कैपिटल Y के सेट से। तो उस केस में जो जो इकट्ठा होके आएगा उन्हें ही उस फंक्शन का रेंज कहा जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ डोमेन और रेंज को समझाने के लिए। मान लीजिए इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो एरो डायग्राम लिए, एक एरो डायग्राम लिया और जिसमें ये फंक्शन y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर्ड और यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिए हैं 0, 1, 2 एंड 3 और यहाँ नंबर लिया है -1, 0, 1, 2, 4, 9 एंड 16। अब आपको मैपिंग करनी है इस फंक्शन के आधार पे, इस डेफिनेशन के आधार पे। तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये y क्या कहता है कि मेरे अंदर जो भी आप डालिएगा मैं उसको क्या करूँगा? उठा के उसको स्क्वायर कर दूंगा। तो 0 के साथ जब किसी की मैपिंग करनी होगी इधर से, ये x का सेट और y का, तो 0 के साथ मैपिंग किसकी हो जाएगी? 0 की। 1 के साथ मैपिंग हो जाएगी 1 की, क्योंकि 1 स्क्वायर। 2 के साथ मैपिंग हो जाएगी 4 की एंड 3 के साथ मैपिंग हो जाएगी 9 की, नॉट 16 की। ऑलराइट, तो जब ये मैपिंग बनी तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि y में से कौन कौन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके साथ x के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन हो रहा है, तो उनको जब उठा के आप रखोगे तो उन्हें कहा जाएगा रेंज। तो ये रेंज हो जाएगा क्या? 0, 1, 4 एंड 9, दैट्स इट। तो आपने देखा कि यहाँ जो कोडोमेन था, कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट y था और आपने रेंज को फाइंड आउट किया है। तो रेंज की जो रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं वो ऑफ कोर्स इस कोडोमेन के एलिमेंट्स का ही हिस्सा हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज होगा वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? कोडोमेन तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है हमेशा कि आपको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि रेंज जब भी होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है। तो ये हुआ फंक्शन का एक छोटा सा बेसिक आइडिया। अब एक दो एग्जांपल्स लेते हैं और ये समझते हैं कि क्या हर बार कोई रिलेशन फंक्शन हो पाएगा, आखिर में कब नहीं होगा और कब होगा। तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, रिलेशन x, y such that
y इज इक्वल टू 2x, जहाँ x भी नेचुरल नंबर से है एंड y भी नेचुरल नंबर से है। और आपको यहाँ पे बताना है कि इज r अ फंक्शन। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना होगा ये x की जगह पर रखते हैं 1 तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2, x की जगह 2 तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4, देन 3, देन 6, देन 4 एंड देन 8 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे कल्पना करके देखिए, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, भले ही हम यहाँ पे स्टॉप कर जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास x और n की y की वैल्यू नेचुरल नंबर्स हैं, इसको हम लोग अंत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप कल्पना करके देखिए कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा प्री इमेज है जिसके पास 2 इमेजेस एसोसिएटेड हैं? नहीं है। प्री इमेज कौन कौन से भाई? तो ये वाले जो फर्स्ट कंपोनेंट में हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट सारे डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पे क्या इसको मन में कह सकते हैं अपने कि नो प्री इमेज हैज़ 2 इमेजेस। और ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे जो लिखा उसी में, आप आगे भी कल्पना करके देखो तो हर बार जो नंबर पुट करोगे उससे ट्वाइस बड़ा जो नंबर होगा वो y कॉम्पोनेंट बन जाएगा। इसलिए ऐसा केस कभी नहीं होगा कि किसी एक प्री इमेज के पास 2 इमेजेस आ जाएं। तो ये हर हाल में एक फंक्शन होगा। तो दैट्स अ बिग टिक, यस इज ए फंक्शन। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने ले लिया r x, y such that y is prime factor of x, जहाँ x की वैल्यू लाई करती है 1 से लेके 7 तक और x की वैल्यू नेचुरल नंबर है। तो अब इस पे आते हैं, इसको पहले लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पहला कंपोनेंट होगा वो 1 और 7 के बीच का होगा और y जो दूसरा कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का होगा वो उसी कंपोनेंट का प्राइम फैक्टर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1, 2 लेता हूँ तो 2 का प्राइम फैक्टर 2 ही होगा, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 का प्राइम फैक्टर 3 ही होगा। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, दैट्स इट। अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5, दैट्स इट। 6 लूँगा तो 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, बट आपके बगल में जो दोस्त बैठा है वो बोल रहा है कि नहीं 3 भी तो होगा उसका प्राइम फैक्टर, तो लिखना पड़ेगा 6,3 ऑल्सो। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसके बाद यहाँ तक तो सब कुछ सही जा रहा था, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 5, 5, बट यहाँ इन 2 कॉम्पोनेंट्स को ज़रा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो 6 एक प्री इमेज है उसके 2 इमेजेस बन गए हैं। कैसे? 6 के साथ इमेज 2 है और 6 के साथ अगेन इमेज 3 है। तो हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि 6 हैज़ 2 इमेजेस, therefore ये जो r है is not a function। तो आपने समझा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में जो फर्स्ट कंपोनेंट था ऑर्डर पेयर का वो रिपीट नहीं हो रहा था। अगर फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो जाएगा तो उस केस में रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन रोस्टर फॉर्म ऑफ R relation, if the first component of order pair repeats, then R is not a function। So आज हमने क्या सीखा? पहले हमने रिलेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद हमने ये देखा कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, जिसमें हमने ये एक सेंटेंस देखा जिसके आधार पे हम सीधे तय कर सकते हैं कि कोई रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं। वो है 1 प्री इमेज शुड नॉट हैव 2 इमेजेस। देन हमने फंक्शन के आधार पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें, उसके बाद उस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होता है वो सीखा। देन कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमने ये देखा कि कोई रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है।
तो अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं फंक्शन को फिर से, जिसमें दो फंक्शंस आपको पहले जानना होगा, रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। और वहाँ पे हम लोग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में कुछ विचार करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं और हर एक टाइप्स के लिए अपना अपना डोमेन, अपना अपना रेंज कैसे डिसाइड किया जाता है। और फिर कुछ स्टेप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज जिनके आधार पे हम फंक्शन के डोमेन और रेंज को डिसाइड कर पाएँ। सो ये सब बातें अगली क्लास में। तब तक आपका काम है संयमित रहकर मैथ्स को स्टडी करते रहना। थैंक यू।